अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ आफ़ताब इकबाल साहब हैं। आप सब इनको जानते हैं। हमारे मशहूर टीवी एंकर हैं। इनका ताल्लुक भी मीडिया एंड कम्युनिकेशन से रहा है और अपने सब्जेक्ट पे, अपने प्रोफ़ेशन में इनको कमांड है। अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन आफ़ताब साहब के लिए। थैंक यू सर। आज आपने हमें टाइम दिया, आप मसरूफ़ भी थे। बहुत-बहुत शुक्रिया हमें जॉइन वेलकम जी। करने के लिए। वेलकम। सर शुरू में सिर्फ़ ये पूछना चाहूँगी कि जिस तरह हम लोग हैं, वॉलंटियर्स हैं या हमने एक्टिवली पीटीआई जॉइन की, तो कोई ना कोई ऐसी बात थी जो क्लिक हो गई खान साहब के बारे में या कुछ बात समझ आई, क्योंकि पहले तो हम लोग इतने पॉलिटिकल लोग नहीं थे ना, फैमिलीज़ में उस तरह का था। आपको वो कौन-सी बात थी खान साहब की जिसने आपको इस तरफ मुतवज्जो किया या आपने खान साहब के बारे में आप कह लें कि एक एक मुस्बत राय कायम की? मैं खान साहब के बारे में हमेशा ये ओपिनियन रखता था कि खान साहब एक बड़े कैरिस्मेटिक लीडर हैं और फाइनेंशियल करप्शन वो इनके खमीर में शामिल नहीं। मैंने देखा है अक्सर लोग फाइनेंशियल करप्शन अगर नहीं करते ना तो फिर वो नहीं करते। वो ये बहुत रेयर होता है जो बंदा कोई दीगर चीज़ों में मॉरल करप्शन होती है, और इंटेलेक्चुअल करप्शन होती है, बंदा इवन नेपोटिज्म भी करप्शन ही की एक किस्म है, तो उसका इर्तिकाब कर लेता है बंदा। लेकिन कहते हैं कि जिसमें ये चीजें हों वो फाइनेंशियल भी करता है। लेकिन मैंने देखा कुछ लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियल करप्शन से भागते हैं बहुत दूर, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है, वो इसको अपने लिए बहुत हद तक आमेज समझते हैं, अपनी बेइज्जती समझते हैं। मैं खान साहब को हमेशा से इस हवाले से एक फेयर आदमी समझता था कि वो कुछ भी कर सकते हैं, फाइनेंशियल करप्शन का इर्तिकाब नहीं करेंगे। लेकिन that was not enough to accept him as my he was my hero, but he was not my leader. लीडर में हीरो में तो बहुत फर्क होता है। जी, हीरो बिल्कुल। तो वो उस दिन से भी था जब उसने 1978 में इंडिया के खिलाफ पहली गेंद जब डिलीवर की थी फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम में। तो आई विटनेस्ड दैट मैच। मैं लाहौर से गया हुआ था, मैं पूरा टेस्ट मैच देखा था मैंने। तो मैं चूंकि खुद क्रिकेटर था, मेरा बड़ा फेवरेट प्लेयर था वो, बड़ा फाइटिंग कैप्टन था वो। जब पॉलिटिक्स में आए तो मुझे उनकी सियासत से बेपनाह इख्तलाफात थे। फिर वो जब इक़्तदार में आए तो बहुत बेहतर इंसान के तौर पे उभरे और अल्लाह ने उन्हें इक़्तदार भी दिया। लेकिन उन्होंने गलतियां भी की, हमाकतें भी उनसे सरजद होती रहीं। मैं उनका एक हद तक पसंद करने वाला, चाहने वाला रहा। जैसे पहले था उसमें कुछ इजाफा हुआ। मैंने उनकी तारीफें भी की, उनके ऊपर तनकीद भी कड़ी की, और एक बैन बैन मिक्स सा था सिलसिला। लेकिन 9 अप्रैल के एपिसोड के बाद मैंने जो कुछ देखा खान साहब में, वो एक ऐसा वस्फ था जिसके आगे मैं फिदा हो जाता हूँ, जिस पर वो बहादुरी है। और बहादुरी महज बातों की बहादुरी नहीं, बहादुरी एक पूरा पैकेज का नाम है। और वो हर एक को अल्लाह अता नहीं करता, जिसको करता है वो बहुत ही प्रिविलेज्ड लोगों में से होता है, जिसे अल्लाह बहुत जिस पे करम करता है। हिदायत के बाद मैं समझता हूँ सबसे बड़ा वस्फ जो है, सबसे बड़ी खूबी, सबसे बड़ी इनायत उसकी ये है कि वो किसी को बहादुर बना देता है। तो इस बंदे के अंदर बहादुरी है, ये बड़ा निडर है, दलेर है, सेल्फलेस है। और इस बिना पर मैंने उससे अपना दिलो जान से लीडर एक्सेप्ट किया। और मैं ये जो इतना भारी सदके जाता हूँ उस बंदे के, सिर्फ इसलिए कि यूं समझ लीजिए कि एक तशनगी थी, एक बड़ी बंजर जमीन थी मेरे अंदर, जो एक लीडर को तलाश करती थी इधर उधर। और लीडर हमें मिलता नहीं था। हम वर्ल्ड लीडर्स को देखते थे, कभी महातिर को देखते हैं, कभी हम ह्यूगो शावेज को देखते हैं, कभी अहमदी निजात को देखते थे, कभी आयतुल्लाह खुमैनी को देखते थे, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को देखते थे, मुख्तलिफ लीडर्स को। तो बड़ी हसरत से महसूस होता था कि यार एक हमारे यहाँ भी कोई ना कोई तो होना चाहिए था। पूरी सदी गुजर गई है, कोई लीडर नहीं आया। तो अल्लाह ने बिलाखिर एक ऐसा लीडर अता किया। और ये आपने जो पूछा, तो मेरा लैंडमार्क जो था वो 9 अप्रैल की शब थी। आखिरी शब में अल्लाह ताला ने, जैसे आखिरी शब 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था, आखिरी शब मैं समझता हूँ
9 अप्रैल सन 2022 पाकिस्तान को एक लीडर अल्लाह ने अता किया था। सर, आप मामला फहम है, आपका इतना एक्सपीरियंस है, पॉलिटिकल चीज़ों के ऊपर आपकी नज़र है। आपको क्या लगता है आजकल के जो हालात चल रहे हैं और जो सिचुएशन जा रही है, इलेक्शंस डिले पे डिले, कोई बात कॉन्क्रीट हो नहीं रही। आप क्या समझते हैं ये चीज़ें, या ये ऊँट अब किस करवट बैठेगा? आपका क्या ख्याल है? एक इसका एनालिसिस है टेरेस्ट्रियल, दुनियावी, जो मारूजी जिसको कहते हैं, मारूजी हालात को देखते हुए, और एक उसका है स्पिरिचुअल, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। वो हेवनली है, लोग उसको आमतौर पे देर से समझते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें समझ आती नहीं है। मारूजी मामला तो ये है कि इनकी पूरी कोशिश होगी, हुकूमत में जो इस वक्त लोग हैं, वो अनासर जो हैं और वो जो इनको सपोर्ट दे रहे हैं, उनकी कोशिश ये होगी और होनी भी चाहिए कि इमरान को इक्तदार में ना आने दें। क्योंकि अगर इमरान इक्तदार में आ जाता है तो वो सारा कुछ किया कराया जिसकी इतनी भारी कीमत अदा की है, वो सारा कुछ जायल हो जाएगा। वो ख्वाब जो हैं वो अधूरे रह जाएंगे, वो ख्वाहिशें जो है वो रेजा रेजा हो जाएंगी। इसलिए वो इमरान को इक्तदार में आने नहीं देंगे, नहीं देना चाहते, और हक बजाने में, क्योंकि जो उन्होंने हरकत शुरू की थी उसका ये तकाजा है सर, एक और अपेरेंटली। एक कनेक्टिंग क्वेश्चन साथ ले लीजिए। मैंने 2 गेस्ट ऑलरेडी मेरे प्रोग्राम में थे। मैंने उनसे भी ये सवाल पूछा। आपको लगता है कि ये एक सिस्टमैटिक तरीके से सारा कुछ हुआ है, डिलिबरेट है, जो कुछ पाकिस्तान में पिछले 10 महीने में हुआ है? आप क्या कहते हैं? आपकी क्या पहले उसका जवाब ले लें, फिर इस पे मैं कोई राइज नहीं करूंगा। इस पे मैंने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन मैं जो ऑफ द कफ बता सकूंगा बताऊंगा। पहले मैं ये बता दूं कि जो मैं ये कह रहा था कि वो पूरी कोशिश में है कि इमरान इक्तदार में ना आए, और बज़ाहिर इमरान आसानी से इक्तदार में आता नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर स्पिरिचुअल आंख से देखें तो मैं महसूस करता हूं कि तमाम ऑड्स के अगेंस्ट वो अकेला आदमी जो खड़ा है, उसे फोर्सेस ऑफ नेचर सपोर्ट दे रही हैं, और अल्लाह ताला उसको पूरी तरह से मदद फराहम कर रहा है। यही वजह है कि वो एक अकेला है एक तरफ, और बाकी सारी की सारी मशीन है इस्टेब्लिशमेंट की, अंदरूनी भी और बैरूनी भी। वो हिकमत करते हैं, अय्यारी करते हैं, चालाकी करते हैं, और वो उनके खिलाफ चली जाती है बात। ये गलती करता है, ब्लंडर करता है, हमाकत करता है, और वो इसके हक में चली जाती है बात। हत्ता कि जो अजीबो गरीब मारूजी हालात है कि मुल्क मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, नोज डाइव कर रही है आपकी मईशत, ये चीज भी इसके मुखालफिन के सख्त मुखालफत में जा रही है। अब इस पे उनका कोई अब अगर पाकिस्तान इस वक्त एफ्लुएंस में होता, पाकिस्तानी मईशत, पाकिस्तानी रुपया, उसकी वैल्यू अगर अच्छी होती, तो वो परवाह भी ना करते। बिल्कुल। वो लोग जो जो हाई कोर्ट के अहकामात की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिन पे कतन एक इंच का असर नहीं हो रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है, हाई कोर्ट ने कुछ कहा है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कुछ कह रहा है, वो आगे से एक ही बात करते हैं, क्या कहा है हमें नहीं समझ आई, फिर क्या, फिर क्या, फिर को। वो इस किस्म का जैसे मखौल कर रहे हैं ना, मजाक कर रहे हैं उन तमाम आईनी पोजीशंस का, जिनका एहतराम हम बचपन से करते, कहते और सुनते चले आए हैं। उसकी ये धज्जियां बिखेर, और ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। ये बदनसीब समझते नहीं है कि आज अगर ये हाई कोर्ट के अहकामात का एहतराम नहीं करेंगे, तो महल्ले का एक बदमाश एसएचओ के अहकामात का एहतराम कैसे करेगा? वो तो आबरू रेजी करेगा जब उसे मौका मिला। बिल्कुल। वो तो इस्मत दरी करेगा, वो तो डकैती करेगा, वो तो कत्ल करेगा, चोरी करेगा, धोखा देगा। इसलिए कि वो इम्प्यूनिटी देख रहा है ना, एक माशरा जो इम्प्यूनिटी पर कायम है, कि सजा और जजा का मामला जो है ना, ये सिर्फ ऐसे ढकोसला है। तो ये उसको इक्तदार नहीं दे रहे। लेकिन अल्लाह ताला के मामला जो हैं, और मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हूँ इन चीजों में, हर चीज में हूँ, तो मैं आपको एक दावे से कह रहा हूं कि जो सिल्वर लाइनिंग मुझे नजर आ रही है, हो सकता है बहुत सौ को नजर, ये नहीं कि मैं कोई बड़ा ज्योतिषी हूं और या मैं कोई बड़ा एक
वो अपने नॉस्ट्राडामस हूं कि मैं अपने क्रिस्टल बॉल में देखते हुए कह रहा हूं कि ये होने वाला है। इमरान को इन्वॉल्व किए बगैर ये ऊंट किसी करवट नहीं बैठ सकता। जी, अब बिल्कुल। पूछिए, आपने कहा था कि वो सिस्टमैटिक था या क्या था? नहीं, मैं नहीं समझता कि वो सिस्टमैटिक था। वो, मैं जिस तरह इसे इंटरप्रेट करता हूं ना, वो ये था कि दो चीजें पैरेलल चल रही थी। अब ये जरा गौर से सुनिएगा कि हुआ क्या था। दो कुवतें पैरेलल, दो एफर्ट्स पैरेलल चल रही थी। एक एफर्ट थी जिसका आर्किटेक्ट आसिफ जरदारी था। उसने अपने उन तमाम जो हेल्पर्स हैं, जो फ्रंटमैन हैं बरतानिया में, अमेरिका में, उनकी मदद से एक पैरेलल एफर्ट कर रखी थी। और आपको ये याद होगा कि जो बाइडेन के साथ बड़े पर्सनल रिलेशंस थे इस फैमिली के, जी। ठीक है, उसको यूटिलाइज करते हुए इन्होंने काफी सॉफ्टनिंग की मामलात की। और जो बाइडेन बाकायदा इमरान खान के खिलाफ होना शुरू हो गया इनकी इस प्रोपेगेंडा से, इसकी इस तहरीक से। और रही सही कसर निकाल दी जनरल फैज के काबुल में जाकर चाय का कप लहराने से। ठीक है जी, उससे इंप्रेशंस दो गए। एक तो ये कि इंडिया को ये बताया गया कि द टी इज रियली फैंटास्टिक, ठीक है। सही कह रहे हैं। दूसरा दूसरा अमेरिका को ये बताया गया कि हमारे बगैर तुम एक इंच नहीं चल सकते। वी हैव क्रिएटेड अनदर वियतनाम फॉर यू। ये चाहे उसका मकसद हो या ना हो, लेकिन उससे इम्प्रेशन ये था। वाइब्स यही गई, इंप्रेशन यही गई। और आपको पता है कि परसेप्शन इज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। सही बात। परसेप्शन ये क्रिएट होगी। उसके बाद अमेरिका को लोगों ने बड़ी बदहाली में वहां से निकलते देखा। और जिस पे मैं हमेशा कोट करता हूँ, अमेरिकी बरतानवी अखबारों में फ्रंट पेज पे छपा था ये, वहां के वजीर दिफा का, सेक्रेटरी डिफेंस कह रहा है अमेरिका इज नो लॉन्गर अ सुपर पावर। ठीक हो गया जी। अब ये था एक, ये रेल की पटड़ी देखें तो एक पटड़ी ये थी जो चल रही थी। एक इसको देखते हुए, इसको भांपते हुए जनरल बाजवा ने महसूस किया कि बैठे बिठाए एक लंबी चौड़ी एक नफरत, खौफ और डर विद इन द मिलिट्री पैदा हो गया है अगेंस्ट जनरल फैज। ये बड़ी बारीक बात है कि फैज के खिलाफ, जनरल फैज के खिलाफ अक्सरियत जर्नलों की गैंग अप होना शुरू होगी, इसलिए कि जनरल फैज ने भी अक्सर शॉट्स इनडिस्क्रीट अंदाज में खेली हैं। आपको इनडिस्क्रीट होना बहुत भारी पड़ता है जब आप सेंसिटिव पोजीशंस में होती हैं। ठीक है, तो उस चीज को समझते संभालते हुए जनरल साहब ने यह सोचा कि जनरल फैज को भी एक साइड पे कर दिया जाएगा। और इत्तफाक से सुप्रीम कोर्ट ने जनरल साहब को 2 साल मजीद दे रखे थे। याद है ना आपको कि जी जी आप बिल्कुल। 2 साल मजीद रह सकते हैं। अब वो जनरल साहब को टिकने नहीं दे रहे थे। जनरल साहब मेरे सामने कस्में खाते हैं बड़ी, वो मेरे सामने नहीं, बहुत सौ के सामने उन्होंने बड़ी बड़ी अजीब गरीब कस्में खाई हैं, जिन्हें सुन के बंदा लरज उठता है। लेकिन जो जो प्राइमा फेशाई है वो यही लगता है कि जनरल साहब की आखिरी कोशिश आखिरी वक्त तक ये थी कि वो इस इक्तदार को 2 साल मजीद तूल दे। और मजीद ये मामला वो इमरान को एक वक्त में, एक सिचुएशन में आकर इतना उन्हें उसे उसे ब्लैकमेल कर रहे थे कि इमरान कदम कदम पर उनकी बात मानने लगे, ताकि ये अमेरिका को इंप्रेशन दें कि जी आप फिक्र ना करें, इमरान के होते हुए भी पावर जो है वो मेरे पास ही है, आप इसकी फिक्र ना करें। लेकिन इमरान कहां दूसरों की सुनता है। वो जब प्राइम मिनिस्टर था तो प्राइम मिनिस्टर था, ही मेंट इट। बिल्कुल। तो उसने कदम कदम पर हुक्मदुल्ली की, बहुत सारों की अमेरिका को इत्तफाक से नाखुश किया। और ये उस वक्त का तकाजा था, जो कि मैं समझता हूं कि इमरान ने भी बहुत सारी चीजें ये जाने बूझे बगैर, देखे बगैर की कि पाकिस्तान की अपनी पोजीशन क्या है, पाकिस्तान सेल्फ रिलायंस के किस जीने पे खड़ा है कि वो इतनी बड़ी ताकत को या इतनी बड़ी बड़ी ताकतों को एट अ टाइम चैलेंज कर सके।
तो वो एक बेवक्त की रागनी थी, मैं समझता हूँ। उसके लिए ग्राउंड बनाना चाहिए था, ज्यादा तवज्जो अपनी मईशत पे मजीद देनी चाहिए थी, जो कि वो बहुत अच्छी नहीं थी। हालात, मामलात, वाकयात अच्छे नहीं थे। फिर इमरान को हुकूमत करनी भी नहीं आई उस दौर में, क्योंकि मतलब मीडिया को हैंडल नहीं करना आया। इसलिए तो उसने स्ट्रेट अवे कह दिया था, जी मैं मीडिया से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, मैं मीडिया को ब्राइब नहीं करूंगा। अब ये बात किस मीडिया के बारे में वो कर रहा है? इंडिया पाकिस्तान, ये दो ममालिक हैं जहां मीडिया इज द बेस्ट मीडिया मनी कैन बाय। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखना चाहिए था उसको। उसने खरीदारी कम की, शॉपिंग करनी चाहिए थी उससे, उसने नहीं की, क्योंकि रियल पॉलिटिक में ही सारा कुछ होता है। तो रियल पॉलिटिक के मैदान में वो एक शरीफ और एक बाउसूल सियासत करते करते कई जगह चूक जाता था, कई जगह, खैर ये एक लंबी बहस हो जाती है। तो ये दो एफर्ट्स पैरेलल चल रही थी। कैटलिस्ट का काम किया जनरल बाजवा की इस बेवक्त की ख्वाहिश ने, जब उसने जनरल फैज को हटाया, अपनी मर्जी के मामलात करने शुरू किए, वो कैटलिस्ट साबित हुआ। जरदारी की एफर्ट्स और तेज हो गई। जरदारी ने अंदर खाने जो कुछ कर रखा था, बहुत सौ को मना रखा था, बीच में जामन डाल रखे थे बहुत सौ को, बहुत सी चीजों का बाद में पता चलेगा कि यहां से पहले एक चीज एक्सपोर्ट की गई, फिर साइफर की शक्ल में वहां से वापस भेजी गई, और ये वक्त बताएगा कि वो साइफर किसके लिए था। वो गारंटी थी बहुत सारों के लिए। नवाज शरीफ कभी ऑन बोर्ड ना होते, नवाज शरीफ बहुत सियाना आदमी इस मामले में। उसने कहा कि ये खाम खा हम इमरान खान के बेजान घोड़े में जान डाल देंगे। ये बात ठीक कर रहा था वो। आप देखिए ना कि 9 अप्रैल से पहले इमरान खान क्या था और अगले दिन वो क्या बन गया। वो तो अगले दिन इनके लिए पहले एक 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 नाइटमेयर था, अगले दिन एक मॉन्स्टर बन के सामने आ गया, बाकायदा रियल लाइफ मॉन्स्टर। इट वाज नॉट अ ड्रीम, इट वाज नॉट अ नाइटमेयर। तो वो बन के सामने आ गया। अब वो आज तक वो जायंट है जो टेम नहीं हो सका इनसे। तो ये याद रखिए, ये दोनों एफर्ट्स पैरेलल चली हैं। बाजवा की ख्वाहिश और जरदारी की मनूवरिंग, ये सर, इसी इन्होंने में काम किया। जो आप बात कर रहे थे स्पिरिचुअल साइड की, ये जो बातें जी अभी जी। आपने की, आपको नहीं लगता कि इसी वजह से जो स्पिरिचुअल साइड है उसकी सपोर्ट जो है भरपूर शामिल है? इस बंदे ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। नहीं, खैर कॉम्प्रोमाइज करना हिकमत होती है। मैं तो इसमें खान साहब का बड़ा क्रिटिक हूँ, इसका सर, जो आप जो अल्हम्दुलिल्लाह। बात कर रहे थे ना कि मतलब ये फाइनेंशियली करप्ट नहीं है, इसने मीडिया को ये नहीं किया, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ कि फिर ऐसे लोगों के साथ शायद अल्लाह मियां की मदद शामिल हो जाती है। जी 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 जी। नहीं, देखिए, जब बहुत सारी राक्षस कुवतें, जब इवल डार्क फोर्सेस यकजा हो जाती है ना, गैंग अप करती हैं, और जो जो बेचारा एक नफीस, कंपैरेटिवली नफीस आदमी, शरीफ आदमी जो अकेला है, बेसरो सामानी का शिकार है, उसकी मदद के लिए हमेशा रब करीम झुंड के झुंड भेजता है, गौल के गौल भेजता है। वो हमें नजर नहीं आते, लेकिन वो उसकी सपोर्ट में खड़े होते बस आखिर में ये जानना चाहूंगी कि ये जो खान साहब ने अब जेल भरो तहरीक शुरू कर रहे हैं, हैं। जी जी एक जी तो जी। इसमें आपके आपके व्यूज क्या हैं? और कोई ऐसी बात जो आपने आप। जी जी। आपने सुन लिया होगा कि मैं रोल नंबर 1 हूं। डू यू नो दिस? नहीं, आई डेंट डू यू नो नो दिस। दिस? नहीं नहीं। I was the first to get registered, you know. जबरदस्त, माशाल्लाह। आपने फिर वो क्या है, चौधरी साहब, एजाज चौधरी साहब, जी 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 उनका उनकी आपने फिर ट्वीट नहीं देखी? उन्होंने, चूंकि वो इंचार्ज है ना इसके, जी जी, बिल्कुल। वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो मैंने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाई थी कि आई वुड बी द फर्स्ट टू गो, इंशाल्लाह। जबरदस्त। अगर ये इससे कोई फर्क पड़ता है, अगर इससे कोई बिल्कुल। चाहे सिंबॉलिक से, जी। तो, और जो भी मुझे पता है जेलों में क्या होता है, मुझे पता है कि मैं इस सारे मामले को जानता हूँ। मैंने जेलें देखी हुई हैं, आज से 30 साल पहले भी जेलें देखी हुई हैं, और बाद में भी कि वहाँ पे हालात क्या होते हैं, हमारा कंफर्ट जोन कैसा ज़बरदस्त है। वो छोड़कर जेल में जाना, आगे गर्मियाँ आ रही हैं, फिर मैं शोज भी करता हूँ, फिर मेरे और मामलात हैं, मैं आई हैव टू पुट ब्रेड ऑन द टेबल एज वेल। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर,
तो वो इसके बावजूद के मैं ये सारे अपने मामलात को समझता जानता हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को रजिस्टर करवाया। लेकिन उसके लिए ये है जरूरी, देखें, ये अकेला जेल भरो तहरीक नहीं होती। मतलब ऐसे बैठे बैठे अच्छा जी हमने जेल भरनी भाई, हम आपको नहीं पकड़ते, हम नहीं पकड़ते, आप कौन होते हैं, हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। हाँ बहल मुझे मार वाला हिसाब है। आप ये तब चलता है, ये जेल भरो तहरीक जो है, ये उस वक्त ये मैटर करती है जब दफा 144 लगी हो कि जी आप 4 से 5 से बढ़कर बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते, ये कंपनी का हुक्म है, कंपनी सरकार का ऑर्डर है। तो वो फिर जेल भरो तहरीक होती, ले जनाब हम 500 बंदे इकट्ठे आ गए, आप हमें पकड़ें। अब ये तो नहीं कर सकते ना जी, हमने नाजायज असला पकड़ा हुआ है तो आप हमें अंदर करें, तो वो तो और सिलसिला बन जाएगा। तो इसमें आप इसके लिए जरूरी है कि दफा 144 लगवाएं और फिर उस पर अमल दरामद करें। या फिर ये कि जेल भरो तहरीक का ये कि जब आप खान को गिरफ्तार करने आएंगे, खान को पकड़ेंगे, तो उसके साथ साथ लोग रेजिस्ट करेंगे, जब रेजिस्ट करेंगे तो फिर आप उन्हें भी पकड़ेंगे। जी बिल्कुल, तो कल इस भी तरह काफी करके शोर हंगामा रहा जमान पार्क में। आपको सिर्फ शौक है, आप कह लें कि शगफ है शेरो शायरी के साथ भी, और यूर वेरी लिटरेरी पर्सन, आप कोई मैसेज अपने अंदाज में, जिस तरह जो आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं या जो आपको याद है, कोई मैसेज या कोई बात आप करना चाहते हैं, प्लीज। अब इसमें मेरा मसला ये कि ये जो हालात है ना, इनके साथ जो मुंतबिक हैं इन पे, वो अशार नहीं है, वो नज़में हैं, और बड़ी तवील नज़में होती हैं। फैज़ की नज़में हैं, मसलन फराज की नज़में हैं, हबीब जालिब की नज़में हैं। लेकिन ये जो शेर व शायरी है ना, अब उसका मेरा मसला ये है कि मुझे जितने अशार आते हैं वो सारे रोमांटिक है, प्योर रोमांटिक अशार हैं। तो हमारे हालात इस वक्त जो है, वो दुनिया में कुछ भी हो सकते हैं, रोमांटिक नहीं हो सकते। इंतहाई अनरोमांटिक माहौल से हम गुजर रहे हैं। बहुत मुझे रोमांस अगर नजर आता है तो उन नौजवानों को देख के मुझे फ्रांको का इस्तबदादियत याद आती है, केनान एवरन का मार्शल लॉ याद आता है, और मुझे ज़ियाउल हक का वो और अयूब खान का स्या दौर याद आता है, जिसमें कैदो बंद की सोबतें थी, शाही कला चलता था, लोगों पर जुल्म किए जाते थे। इवन भुट्टो साहब के दौर में होने वाले जुल्म जो हैं वो भी याद आते हैं। तो ये देखकर रोमांस एक जन्म लेता है कि जो खान पर जान निछावर करने के लिए आखिर क्या वजह है। मैंने चंद रोज पहले, मैं शो कर रहा था, लेट नाइट शो खत्म हुआ तो पता चला कि जी मुझे मैसेज मिला कि आज कोई काफी एक्टिविटी है, पुलिस वगैरह बेशुमार है। तो नौजवान वहां पर, मैंने पूछा कितने हैं क्या हैं, तो मैंने कहा वो इस वक्त परेशान होंगे क्योंकि खान तो सो रहा है, मुझे पता है उसी वक्त सो गया था, कुछ 3 बजे के करीब। लास्ट मेरे जो टेक्स्ट उसके साथ हुआ उसके बाद पता चल गया कि सो गया। तो मैंने कहा उनके साथ बातचीत करना, उनका उनके साथ दुख सुख करना इस वक्त बहुत जरूरी है। तो मैं वहाँ कैंप्स में गया, और आप यकीन करें सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक, मैं 7 बजे वहां से निकला हूँ। मेरा ख्याल था कि 6:30 हुए, 7 बज चुके थे निकलते निकलते। तो लोगों से मिले, एक वलवला, एक जज्बा, यंगस्टर्स का ही नहीं, वहां पे जो बुजुर्गान थे, वो देखकर महसूस होता है कि वाकई ये लोग इमरान के सेहर में भी मुब्तला है, रोमांस में भी मुब्तला है। और सच्ची बात यह है कि हकीकतन मतलब अक्सरियत उनमें वो थी जो अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए वहां पे आए बैठे थे। उनका मतमा नजर ये नहीं था कि वो खान को सपोर्ट करने आए, वो खान की सपोर्ट जो उन्हें मयसर है उसे कंटिन्यूटी देने के लिए आए हुए थे। वो खान को बचाने नहीं आए हुए थे, उन्हें पता है कि खान उन्हें बचाने के लिए आया है। You very rightly said, we are actually romancing right now with Pakistan and with Imran Khan. थैंक यू सर, आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स अ प्लेयर, मैं ये आपको योर ऑफिशियल उस वेलकम। कैपेसिटी में बात नहीं करी, मींस इट्स एक्चुअली अ प्लेयर टॉकिंग टू यू। और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपसे मैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी जरूर बात करना चाहूंगी। इंशाल्लाह मेरा इंशाल्लाह वो मेरा मैं बड़ी खुशी से करूंगा उसके ऊपर, तो जरूर मेरा जरूर, सब्जेक्ट है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ओके।
खौफ के बुत को तोड़ दो, इमरान खान से पहले मुझे गिरफ्तार करो। खौफ का बुत तोड़ दो, इमरान खान से पहले हमें जेल में दो। हमें फख्र है पाकिस्तान की इस जंग में हम खान के साथ खड़े थे। पाकिस्तान का मतलब क्या?